नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। अगर आपको याद हो तो बीते दिनों देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रेरा पर गंभीर टिप्पणी की थी। राज्यों को रेरा पर पुनर्विचार करने को कहा था। इतना ही नहीं, इसे समाप्त करने तक की बात भी कही थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के रवैये पर इतनी गंभीर चिंता क्यों जाहिर की, उसका सबसे सटीक उदाहरण आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मेरे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन एस.के. मेहता। भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं। संदीप मेहता अपनी 31 साल की सर्विस में एक जाबाज फाइटर पायलट के रूप में लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम इलाके में उड़ान उन्होंने भरी है। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप से राहत में जुटे रहे। आंध्र प्रदेश और गुजरात में बाढ़ राहत ऑपरेशन में लोगों की जानें बचाई। बर्फीले तूफानों समेत तमाम राहत बचाव ऑपरेशन का हिस्सा रहे। संदीप मेहता आसमान में जब अपने गरजते फाइटर प्लेन से देश की सुरक्षा में मुस्तैद थे तो वो एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। जाहिर है, संदीप मेहता ने रिटायरमेंट के बाद अपने घर का सपना देखा और 2015 में एक निजी बिल्डर हिंदुस्तान फाइबर्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट में 30 लाख की रकम पर एक घर बुक किया। बिल्डर की नीयत और प्रोजेक्ट की स्थिति देखकर संदीप ने भांप लिया कि घर मिलना मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने बिल्डर से अपने पैसे वापस मांगे। जाहिर है, हिंदुस्तान फाइबर्स लिमिटेड ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इस बीच देश में रियल एस्टेट को रेगुलेट करने और घर खरीदारों को न्याय दिलाने के लिए रेरा नाम का कानून दस्तक दे चुका था। तो संदीप 2018 में राजस्थान रेरा की शरण में पहुंचे। 2 साल बाद यानी 2020 में राजस्थान रेरा ने संदीप के पक्ष में फैसला सुनाया और बिल्डर को आदेश दिया कि ब्याज समेत पूरी रकम 45 दिनों के भीतर वापस की जाए। आज हम बैठे हैं साल 2026 में, यानी करीब 5 साल बाद भी बिल्डर हिंदुस्तान फाइबर्स लिमिटेड ने ना तो रकम वापस की है और रेरा के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है सो अलग। तो क्या रेरा सिर्फ आदेश देने तक सीमित है? क्या बिल्डरों के सामने सिस्टम बेबस है? और अगर एक पूर्व वायुसेना अधिकारी को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है तो आम घर खरीदार का क्या हाल होता होगा? चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन एस.के. मेहता, सेवानिवृत्त हैं, और लीगल एक्सपर्ट प्रांजुल चोपड़ा। तो संदीप जी और प्रांजुल, आपका बहुत स्वागत करेंगे जी बिजनेस पर। संदीप सर, सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको। आप जैसे फाइटरों की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और दुख है उसी देश की लचर न्याय व्यवस्था, सुस्त सिस्टम आपको न्याय देने में नाकाम साबित हो रहा है। सर, रेरा का आदेश आपके पक्ष में आया, रिकवरी सर्टिफिकेट भी मिला, फिर भी 5 साल से आप रिफंड पाने के लिए भटक रहे हैं। सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता आपको कहां दिखती है? देखिए, मैंने भी 31 साल सेवा करी है सरकार में और 2-3 इश्यूज हुए थे। मैं स्क्वायरली एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ब्लेम करूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह मानना है कि बिल्डर को खौफ क्यों नहीं है कि अगर कोर्ट से आदेश होता है तो तुरंत उसने पे करना चाहिए। फिर उसने उस टाइम फ्रेम में नहीं पे किया है, उसके बाद रिकवरी ऑर्डर निकलता है कुछ वेट करने के बाद, और रिकवरी ऑर्डर कलेक्टर के लिए निकलता है। एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ उलझने थी उस समय जो जेन्युइन है, जैसे कि आप जानते हैं कि बीच में कोविड त्रासदी आ गई थी। उस वजह से कुछ विलंब हुआ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव विलंब हुआ, क्योंकि अलवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आदेश गया था और बाद में डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हो गया खैरतल तिजारा के बीच में। तो मैं मानता हूं कि साल 2 साल आप आराम से मान सकते हैं कि इन वजह से विलंब आया होगा। लेकिन फिर भी ये काफी वेट है, काफी अधिक वेट है, क्योंकि मुझे अब रिटायर हुए लगभग 10 साल होने आ रहा है और अभी तक मैं किराए के मकान पे रह के और किराया दे रहा हूं। तो रिटायरमेंट के बाद ये मुश्किल हो जाता है। प्रांजुल, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आदेश, ब्याज, रिकवरी सर्टिफिकेट सब मौजूद है, फिर वसूली क्यों नहीं हो पा रही है? कानूनी प्रक्रिया में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? रेरा, जिला प्रशासन या फिर पूरा तंत्र? सर, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है एग्जीक्यूशन की। तो जैसे कि संदीप सर ने भी बताया, जब हमने संदीप सर का केस डाला था, ऑर्डर हमारे पक्ष में आ गया था 2020 में। 2020 के बाद रेरा ने ही प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया। उसके बाद उन्होंने लैंड एरियर्स की तरह उसको कलेक्टर के पास भेजा। कलेक्टर के पास भेजे हुए भी अब 5 साल हो गए हैं। तो जब या तो रेरा के पास जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है उसको ऑक्शन करके और संदीप सर के पैसे दिलाए जाएं, या जो कलेक्टर है वो लैंड एरियर्स की तरह उसमें अटैचमेंट करके और उनके पैसे दिलाएं। बट टू एक्सपेक्ट कि एक अलॉटी 5 साल के बाद भी अपने पैसे के लिए वेट कर रहा है, और
वो तब है जबकि बिल्डर ने कोई अपील नहीं की, और बिल्डर इसके बाद भी रेरा के सामने जब आया, रेक्टिफिकेशन फाइल की उसने, तब भी हम हमारी यही प्ली थी कि बिल्डर ने एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पेश की 2025 में, ये कहते हुए कि अमाउंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। हमने तब भी उनसे यही बोला कि इस डिस्क्रिपेंसी को भी ठीक करते हुए आप एटलीस्ट अपना बोनाफाइडे दिखाने के लिए आप एटलीस्ट कुछ अमाउंट पे करें, आप रेरा में जमा करवाएं, आप हमें पे करें, इन एनी केस आप कुछ तो बोनाफाइडे दिखाएं। तब भी रेरा ने उस चीज पे इंसिस्ट नहीं किया। तो दिक्कत तब आती है जब बिल्डर्स रेरा के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते और उसका कोई डर नहीं है। क्योंकि जो बिल्डर जैसे क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बिल्डर रेरा के सामने आ जाए, उस आप उससे तो अपना एग्जीक्यूशन पूरा करवा देते हैं, पर हम्म। जो बिल्डर आपके सामने ही नहीं आ रहा है, उससे एग्जीक्यूशन कैसे करवाना है, उस पर विचार करना ज्यादा जरूरी है। संदीप सर, इस लंबी कानूनी लड़ाई ने आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, परिवार और मानसिक स्थिति पर क्या असर डाला है? इसका बहुत गहरा असर है, क्योंकि ये मेरी प्लानिंग रिटायरमेंट के साथ कोइंसाइड कर रही थी। मैं 2017 में रिटायर हुआ, 15 में मैंने बुक किया था, और तब स्ट्रक्चर रेडी था। मतलब ऐसी उम्मीद थी कि 17 तक जरूर से ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। और मैं लगातार चक्कर लगाते रहा, देखते रहा, इसलिए भी क्योंकि आपको वहां जाके रहना है आगे चल के, और दूसरा प्रोग्रेस भी पता चल रही थी। तो जब 17 पहुंचते पहुंचते मुझे नजर आया कि ये तो प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, और जबकि स्ट्रक्चर रेडी हुए 2 साल हो चुके थे, तो मैं फिर इनके ऑफिस गया। और उस वक्त मैं सर्विंग था, और मुझे ऑफिस से ही जाना पड़ा, तो मैं शायद यूनिफॉर्म में भी गया एक आध बार। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा देखिए मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरी परिस्थिति फिर गड़बड़ हो जाएगी। उन दिनों मेरे बच्चे बड़ी उम्र के थे, वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, बेटा बेटी दोनों, और मेरी कमिटमेंट्स थी उनके लिए। तो मैंने कहा ये ठीक स्थिति नहीं होती किसी के लिए कि अब मैं जाके किराए के मकान में रहूं। रेरा की वेबसाइट से ये पता चला कि ये एक्चुअली कुछ हद तक ये रेवेन्यू डिफॉल्टर भी रहा है। कि जब जब क्योंकि इसका नाम आप देखेंगे HFL ग्रुप है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं लैंड कन्वर्जन में कहीं ना कहीं अपने जो लाइबिलिटीज हैं, टैक्स लाइबिलिटीज, वो ठीक से नहीं अदा करी होंगी। तो इनको बाद में जब रेरा आया, तो इनको वो भी पे करनी पड़ी गवर्नमेंट को, पर वो उससे बच नहीं सके। ठीक बात और है। मेरा नुकसान जो हुआ है, ना केवल पैसों का, आप समझिए कि हम बड़े बच्चे, रिश्तेदार, सब आपको लुकअप करते हैं कि भाई ये तो एयरफोर्स ऑफिसर है, और आप देख रहे हैं कि आपको एक बिल्डर जो है वो घुमाया जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं लेकिन आपकी बिल्कुल। सेटलमेंट नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा ज्यादा उसका ज्यादा मुझे महसूस होता है। प्रांजल, सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद क्या रेरा को स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है, या इसे समाप्त कर एक नए मॉडल की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। रेरा एक अच्छा मॉडल है, उसको सुधारा जा सकता है। सो जैसे कि हम अगर संदीप सर का ही केस लें, या बाकी और कई केसेस में हम देखते हैं कि रेरा ऑर्डर्स पास कर रहा है, रेरा अलॉटीज की चिंता भी कर रहा है, पर उसका एग्जीक्यूशन करवाना जरूरी है। किसी भी कोर्ट की जो अहमियत है, जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, वो तभी बनती है जब उसके ऑर्डर्स की पालना हो। तो अगर कोई ऐसे बिल्डर्स हैं, जो कि हम ऑल ओवर द कंट्री देख रहे हैं कि खूब सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ ऑर्डर हो जाते हैं पर वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, उन बिल्डर्स से कैसे पालना करवाई जाए, उस पे अगर हम ध्यान दें और उनसे पालना सुनिश्चित करें, तो आई थिंक ये मॉडल एक्चुअली में सफल रहेगा। अदरवाइज अभी मॉडल अच्छा है, इसको और बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। संदीप सर, आज जब सुप्रीम कोर्ट रेरा की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आम होम बायर्स का भरोसा इस कानून से उठ रहा है? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मैं कलेक्टर ऑफिस गया था खैरतल में, तो उनके पास मेरे पत्र के ऊपर टिप्पणी कर लिख के उनके पास आए हुए थे आदेश कि इनको प्रायोरिटी पे किया जाए। और इसके आगे की जो कार्रवाई होती है वो लैंड एक्ट के तहत होती है, तो वो प्रक्रिया होती है। लेकिन उसमें इतना समय क्यों लगेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। ना मैं उसका बहुत गहरा जानकार भी हूँ। पर मैं ये समझता हूँ कि मैं जब से मेरा केस हुआ, तो
आपके उठने बैठने दोस्तों के बीच में भी जब आप मिलते हैं, तो ऐसे मुझे बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई जहां पे लोगों को रिलीफ मिल चुका है रेरा कोर्ट से, लेकिन एक्चुअली सेटलमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी व्यापक तौर पे ये प्रॉब्लम फैल चुकी है, हम्म। जहां एक लॉ बन के आया प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट कंज्यूमर का, कस्टमर का, हम्म। और हुआ ये है कि सबकी सब ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, लेकिन किसी को भी सेटलमेंट नहीं मिला है काफी काफी समय निकल जाने के बाद भी। और एक समय के बाद, क्योंकि घर बनाने की हम लोग सब, अधिकतर लोग तब सोचते हैं जब हम हमारा रिटायरमेंट नजदीक होता है, या जब आप सेटल होना चाहते हो लाइफ में। करेक्ट। तो उस स्टेज पे कोई भी इस तरीके की स्थिति में नहीं पड़ना चाहता है जहां उसको ये करना पड़े कि आप जा रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, या आपको जूझना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा ये चीज जो है अवॉइड हो सकती थी। अब प्रांजल, ये अकेले संदीप जी का मामला नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कागज पर ऑर्डर पा चुके हैं लेकिन वास्तविक न्याय के लिए भटक रहे हैं। इस केस में अगला निर्णायक कानूनी कदम क्या होगा, और क्या वास्तव में खरीदारों को न्याय पाने में सालों का इंतजार ही नियति बन गया है? देखिए, मेरी इसमें ऐसी सोच है कि रेरा के पास पावर्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये मॉडल अच्छा है। रेरा ही, जैसे संदीप सर के केस में ही, रेरा ने बिल्डर की जो प्रोजेक्ट है उस पे अटैचमेंट कर रखा है। उस अटैचमेंट से कुछ नहीं होगा, उस अटैचमेंट का ऑक्शन किया जाए। उस अटैचमेंट, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो उसका ऑक्शन करना एक पॉसिबिलिटी है। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो किसी दूसरे बिल्डर को बुला के या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को बुला के उसमें काम कंप्लीट करवाया जाए, ताकि जो होम बायर्स हैं उनको रिलीफ मिल जाए। रेरा में ही प्रोविजन है कि अगर होम बायर्स खुद का कोई एसोसिएशन है और वो प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना है, तो वो उससे एसोसिएशन को टेक ओवर करवा के और काम को कंप्लीट करवाए। चाहे तो उसको आज ही या कल ही ऑक्शन करके एंड सर के पैसे वापस आ सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि 5 साल होने के बाद भी रेरा ने, बिल्डर ने आज दिन तक इसकी ऑर्डर की कहीं अपील नहीं की, कोई रीट में जाके अपील नहीं की, कोई हाई कोर्ट में उन्होंने जरूर रिट फाइल की थी, क्योंकि उस टाइम रीट नहीं थी। उनको लिबर्टी भी दी गई थी कि आप रीट में अपील करें, पर उन्होंने कभी कोई अपील की नहीं, क्योंकि रेरा में एक प्रोविजन है कि अगर रीट जाते हैं वो, तो उनको मैंडेटरी प्री डिपॉजिट भी करना पड़ता है। करेक्ट, तो करेक्ट। काफी बार बिल्डर्स उसके चलते हुए अपील फाइल नहीं करते। पर अपील फाइल नहीं करने के बाद भी अगर ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, तो वहां पे दिक्कत आती है। और उसको अगर सुनिश्चित कर दिया जाए तो संदीप सर जैसे केसेस आई थिंक सिस्टम से चले जाएंगे। बहरहाल, संदीप मेहता जी के केस में यह बात ज्यादा चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इस मामले को प्रमुखता से देश के रक्षा मंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, मुख्य सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड समेत तमाम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया है। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी उनके पास कागज पर एक टुकड़ा है, लेकिन न्याय का अता पता नहीं है। क्या ये बिल्डरों की मनमानी इतनी ताकतवर है कि रेरा अथॉरिटी समेत पूरा तंत्र इनके सामने सिर झुकाए खड़ा है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि रेरा को समाप्त कर दिया जाए बिल्कुल सही है। तो संदीप सर, आपको एक बार फिर से सैल्यूट है सर। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द ही आपको न्याय मिले। प्रांजल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में, और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हाउसिंग सेक्टर में एक समस्या बार बार सामने आती है। बिल्डर आधा अधूरा प्रोजेक्ट बिना ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट घर खरीदारों को पोजीशन लेने के लिए मजबूर करते हैं। जैसा है वैसा ले लीजिए, बाकी कागज बाद में हो जाएंगे, सब लोग ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए। ऐसे हजारों नहीं लाखों घर खरीदार आज भी इस स्थिति से जूझ रहे हैं। कुछ भी कहकर बिल्डर उनको पोजीशन थमा देते हैं। सबसे ज्यादा मामले एनसीआर से सामने आते हैं, लेकिन यह समस्या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। और अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर साफ शब्दों में दोहराया है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना पोजीशन देना गैरकानूनी है। खरीदार को मजबूर नहीं किया जा सकता है। देरी और ओसी न लेना सर्विस में कमी है और खरीदार मुआवजे का हकदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट में चाहे जो लिखा हो,
अगर बिल्डर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता तो कंज्यूमर फोरम और अदालतें मुआवजा तय कर सकती हैं। यानी अब एग्रीमेंट में यही लिखा है कहकर बिल्डर बच नहीं पाएंगे। अगर आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में फंसे हैं जहां आपको ओसी के बिना पोजीशन दे दिया गया है या दबाव डालकर रजिस्ट्री करा दी गई है या सालों से ओसी के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो आज का शो आपके लिए बेहद अहम है। आज हम समझेंगे इस सेगमेंट में कि ओसी क्यों कानूनी तौर पर अनिवार्य है, पोजीशन और लीगल पोजीशन में क्या फर्क है, मुआवजा कैसे तय होता है और अगर आप फंसे हैं तो कानूनी रास्ता क्या है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना पोजीशन देना अवैध है, लेकिन जमीन पर हकीकत है कि बिल्डर जैसा है वैसा है कहकर पोजीशन थमाने की कोशिश करते हैं। कानूनी रूप से ओसी का क्या महत्व है और ओसी के बिना लिया गया पोजीशन क्या खरीदार के लिए भविष्य में कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है? देखिए, ओसी जो है उसका मतलब ये होता है कि अगर ओसी इशू किया जाता है कॉरपोरेशन द्वारा किसी प्रोजेक्ट को, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से सेफ है, वो रहने योग्य है और जो हम बोलते हैं हैबिटेबल है, और उसके जितने भी प्लान्स हैं, जो इंजीनियरिंग है उसकी, वो हर तरीके से वो सैंक्शनड है और वहाँ जो रहता है वो सुरक्षित है। जितनी भी एमिनिटीज हैं उनके साथ वो अच्छे से रह सकता है उस फ्लैट पे, इसका ये मतलब है। जब पूरी तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका पूरा इंस्पेक्शन होता है, अथॉरिटीज आती हैं कॉर्पोरेशन से भी, और जो इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने वो प्लान सैंक्शन कराया है वो जो है उसको पूरी तरह से देखते हैं कि हाँ, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से प्रॉपर है और इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और साथ में ये जो है सेफ है लोगों के रहने के लिए। तब जाकर के उसका इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद जो है उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बेस पे फिर जाकर के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो कॉर्पोरेशन जो है उसको ग्रांट करता है कि हाँ, अब आप इसमें रह सकते हैं और ये रहने के लिए भी सेफ जोन है। तो ये इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है। आशुतोष जी, कोर्ट ने इसे सर्विस में कमी माना है और कहा है कि कंज्यूमर फोरम कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर जाकर मुआवजा तय कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बिल्डर एग्रीमेंट में लिखी सीमाओं के पीछे छिप नहीं सकते और फैसले में मुआवजा तय करने का व्यवहारिक आधार क्या होता है, पहली चीज, और सिर्फ ब्याज या मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है? जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, क्या है कि जो अग्रीमेंट्स बनते हैं जो बिल्डर और फ्लैट ओनर्स के बीच में, वो जनरली जो है पहले से बनाए हुए पूरे फॉर्मेट होते हैं जो कि मोस्टली जो है बिल्डर के फेवर में होते हैं, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब कोई तरीके का डिस्प्यूट आता है या ओसी नहीं मिलता है तो बिल्डर जो है उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हैं कि भाई इसमें तो आपने एग्री किया था कि जो है आप फ्लैट का पोजीशन जो है एज इज वेरीज पे ले लेंगे, या जो है आप पहले पोजीशन लेंगे और जब ओसी जब अथॉरिटी देगी तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मेंशन होती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मुद्दा बन जाता है और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंसिडर किया है कि आप सिर्फ अग्रीमेंट के टर्म्स के पीछे जाकर के आप नहीं छुप सकते इसके अंदर, क्योंकि आपने जो बुक किया है फ्लैट और जो पैसे लिए हैं आपने, तो आपने जो भी कमिटमेंट्स जो आपने किए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। और ओसी एक मैंडेटरी पोजीशन है कि किसी भी फ्लैट ओनर के लिए। तो इस बात का जो है सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखा है और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप ओसी नहीं देते हैं तो आपको 8% जो है उससे आपको इंटरेस्ट जो है उनको देना पड़ेगा, जितना भी डिले हुआ है ओसी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारी बातों का सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है ध्यान रखा है। आशुतोष जी, अगर किसी खरीदार ने दबाव में आकर ओसी के बिना पोजीशन ले भी लिया है तो क्या उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं? ऐसे लोग रेरा, कंज्यूमर फोरम या फिर सीधे कोर्ट, किस रास्ते पर जाएं ताकि उन्हें तेज और पुख्ता न्याय मिले? पहला व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? ऐसे मामले वो बिल्कुल जो है वो कंज्यूमर जो हमारा कोर्ट है वहां वो जा सकते हैं। डिपेंड्स कि कितने अमाउंट का क्लेम है। अगर सारे के सारे मेंबर्स एक साथ जा रहे हैं और उनका क्लेम 2 करोड़ के ऊपर है तो वो डायरेक्टली जो है नेशनल कंज्यूमर फोरम जो है NCDRC में जा सकते हैं। वहां पे जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस बताते हुए वो क्लेम कर सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए। साथ में वो डायरेक्शंस भी मांग सकते हैं कि प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा वो रेरा में भी जा सकते हैं। रेरा एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है जिसमें वो जो है कॉम्पनसेशन के लिए और डायरेक्शंस के लिए वो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्शन 9 जो CPC का है हमारा, उसमें वो सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं।
तो ये सारे जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, क्योंकि हो सकता है अगर किसी के पास एक से ज्यादा फ्लैट्स हों और वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में ना आ रहा हो, तो वो बिल्कुल सिविल कोर्ट जा सकता है, वो रेरा में जा सकता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे ऑप्शंस उनके लिए खुले हुए हैं और कोर्ट्स ने इसको कंसिडर किया है। और बहुत सारे मामले जो है ऐसे वो सेटल्ड हैं और इसमें जो लॉज हैं उसको भी सेटल किया गया है। और रेरा में तो बहुत ही क्लैरिटी भी दी गई है, बहुत सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर किया गया है। तो बिल्कुल। ऐसे वो कोर्ट्स में जा सकते हैं और वो अपना डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के हिसाब से वो अपना कॉम्पनसेशन और डिले जो भी हुआ है उसके लिए एडिशनली जो उनको लगता है डैमेजेस मिलना चाहिए वो क्लेम कर सकते हैं। आशुतोष जी, क्या आप मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नजीर है? क्या इससे एनसीआर जैसे इलाकों में हजारों लंबित मामलों को मजबूती मिलेगी और क्या यह रेरा के अमल पर भी अप्रत्यक्ष टिप्पणी है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये एक मुझे लगता है रिपोर्टेबल जजमेंट होगा और इसको फॉलो किया जाना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि एक ही इशू पे बार बार ऑर्डर करना मुझे लगता है कि ये डिफिकल्ट है और लोगों को भी इसमें बहुत परेशानी होती है और समय भी जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि आप 8% से जो है इनको डिले जितना भी होता है ओसी में आप इनको पेमेंट कीजिए, तो ऐसे जितने भी मामले पेंडिंग होंगे आज की डेट में, जितने भी कंज्यूमर फोरम्स में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या नेशनल कंज्यूमर में पेंडिंग हो, उसमें मुझे लगता है कि जजमेंट्स आने में, ऑर्डर्स आने में आसानी होगी। और इसी फाइंडिंग्स को जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी किया है, इसी फाइंडिंग्स के बेस पे मुझे लगता है बहुत आसानी से ऑर्डर्स पास किए जा सकेंगे और इसमें काफी टाइम बचेगा लोगों का, और उनको जल्दी मुझे लगता है कि न्याय और जो उनको जो इसमें क्लेम वो कर रहे हैं उनको मिल पाएगा। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। 100 की सीधी बात यह है कि अगर इमारत में ओसी नहीं है तो पोजीशन से इनकार करिए। बिल्डर आपको मजबूर नहीं कर सकता आधे अधूरे प्रोजेक्ट में रहने के लिए। आशुतोष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।